छोटा सा ब्रेक इजराइल और आतंकी हमास कल से लेने जा रहे हैं। 46 दिन में पूरे गाजा को मलबा बना देने, 12,000 लोगों के मरने और 34,000 लोगों के घायल होने के बाद ये ब्रेक आया है। ब्रेक के आगे फिर लड़ाई है। आप जानिए कि इस ब्रेक में क्या होगा। बंधकों की रिहाई को लेकर इजरायली कैबिनेट ने हमास से डील को कल मंजूरी तो दे दी थी। अब 4 दिन के युद्ध विराम में हमास इजराइल के 50 बंधकों को छोड़ेगा और बदले में इजराइल भी अपनी जेलों से 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। यानी इजराइल एक के बदले 3 फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा। ये रिहाई किस्तों में होगी। जो लोग रिहा होंगे उसमें पहले महिलाएं और बच्चे होंगे। दोनों ही तरफ से नामों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है। 7 अक्टूबर के हमले के बाद हमास ने इजराइल के 239 लोगों को बंधक बनाया था। यहां सवाल यह उठता है कि बाकी 180 से ज्यादा इजरायली कब छोड़े जाएंगे? क्या इजराइल उसके बाद बदले में और फिलिस्तीनी छोड़ेगा? उसमें क्या नई कंडीशंस लागू होंगी? 4 दिन के युद्ध विराम की डील में भी कई शर्तें लॉक हुई हैं। इसमें यह है कि इजराइल गाजा में ना तो कोई हवाई हमला करेगा, ना कोई गिरफ्तारी करेगा। उसकी आर्मी अभी जिस पोजीशन में है वहीं रहेगी। दूसरा ये कि वो गाजा में मानवीय मदद पहुंचने से भी नहीं रोकेगा। हमास ने शर्त रखी थी कि इजराइल अपने बंधकों की लोकेशन पता करने के लिए जासूसी भी नहीं करेगा। इजराइल ने यह शर्त भी मान ली है। शर्तें इजराइल की भी हैं, वो ये कि अपनी जेलों से सिर्फ और सिर्फ आम फिलिस्तीनियों को ही छोड़ेगा, उन्हें नहीं जो हत्या के मामलों में जेल में बंद हैं। हमास और इजराइल की डील में कतर और इजिप्ट का बड़ा रोल बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का एक बयान भी इसकी पुष्टि करता है। लेकिन 4 दिन का ये ब्रेक क्या लड़ाई के खत्म होने का संकेत है? क्या युद्ध विराम आगे बढ़ेगा? इसमें अभी ढेर सारे इफ एंड बट्स हैं, क्योंकि इजराइल ने साफ ऐलान किया है कि जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो गाजा से हमास का सफाया नहीं कर देता, जब तक इजराइल अपनी सेफ्टी की 100% गारंटी सुनिश्चित नहीं कर लेता। המלחמה נמשכת, המלחמה תימשך עד שנשיג את כל יעדינו. Nobody told me that my family will be in this deal. Okay, there was 40 children inside Gaza, and they go to it's only 30. तो चलिए इस बहस की शुरुआत करते हैं। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, फटाफट मैं उनसे आपका तारुफ करवा देती हूँ। दीपक वोरा जी जाना माना चेहरा है, हमारे साथ कई चर्चाओं में शामिल होते हैं, पूर्व राजनयिक के बहुत बहुत स्वागत है आपका। के सिन्हा साहब रक्षा विशेषज्ञ, ये भी टीवी का जाना माना चेहरा है, हर डिबेट में हर बड़े चैनल पर आप इनको देखते हैं। हाजिक खान साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाजिक खान साहब, जी न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। शेख अलीमुद्दीन असादी इस्लामिक स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत शेख साहब। और असगर खान एडवोकेट हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जी न्यूज के लिए आपने समय निकाला। दीपक वोरा आपके साथ में शुरुआत करना चाहूंगी। आरती टिक्कू वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके जुड़ने का मुझे इंतजार है। 4 दिन का युद्ध विराम की घोषणा की जा चुकी है, हमास ने भी पुष्टि कर दी है और इजराइल ने भी कर दी है, लेकिन इस 4 दिन के बाद क्या? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मौका दिया है फिर से आपके शानदार कार्यक्रम में शरीक होने का। आपसे बहुत कुछ सीखता हूं। बाकी जो आपके पैनलिस्ट हैं उनकी बहुत कदर करता हूं, इज्जत करता हूं, उनकी जानकारी मुझसे कहीं ज़्यादा है। आपने अहम प्रश्न पूछा, इसके बाद क्या होगा। ये ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस है और उसमें कहा है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, एट्सेट्रा। लेकिन मैम 3 चीज़ें हैं जिनमें मुझे कुछ संदेह है। 50 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए एंड काउंटिंग। सबसे पहला, ट्रस्ट कहाँ पे है, भरोसा कहाँ पे है। अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस में हम कहते हैं अगर आपको 2 दुश्मनों के बीच में भरोसा या लॉयल्टी चाहिए तो बाजार से कुत्ता खरीद के ले आइए, वो आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में नहीं मिलेगा। दूसरा,
मेन सब लोग अभी तक कहते रहे कि अहम भूमिका इस क्लैश में ईरान की है, तो ईरान कहाँ गया पीस डील में? आप मैम मुझसे कहीं ज्यादा होशियार हैं। ये जो अंसार अल्लाह है, क्या कहते हैं इनको, हाथी हूथी जो यमन वाले जो हैं, इन्होंने पानी का जहाज कब अगवा किया? हूथी कब अगवा किया था पानी का जहाज? जब सारी दुनिया कह रही कतर में बहुत बातचीत हो रही है, ये होने वाला है वो होने वाला है। ये ईरान का संदेश है, टाइगर लोग मेरे बिना कुछ नहीं होगा। रूस ने तो साफ कह दिया है कि ये सब षड्यंत्र रचा है अमेरिका ने, क्योंकि वो अकेले शहंशाह बनना चाहते हैं। फिर आपको मालूम है ब्रिक्स में भी इसकी डिस्कशन हुई, कोई ये 3 या 4 अरब मिनिस्टर्स 5 परमानेंट मेंबर्स के कैपिटल्स में जा रहे हैं। सबसे पहले बीजिंग गए, चीन बोला देखा मैं दुनिया का शहंशाह, पहले मेरे पास आए। सब अपना रोल इसके अंदर ढूंढ रहे हैं। और मेरा ये मानना है मैम कि ये जो अग्रीमेंट साइन हुआ, ये कह रहे हैं कल 10 बजे से लागू होगा एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो मैंने अपने डिप्लोमेटिक करियर में देखा है कि ये बहुत जल्दी टूट सकता है। ये दोनों कहेंगे, इजराइल कहेगा देखो हमास ने हमला किया, हमास कहेगा इजराइल ने हमला किया और हम इसको अबैंडन कर रहे हैं। और आपको याद भी होगा मई 2021 में इस कुछ दिनों तक युद्ध विराम रहा था और हमास ने फिर उसका उल्लंघन, ऐसा आरोप दोनों तरफ से लगा था। मैं एक बार के सिन्हा साहब आपका रुख कर लेती हूं, क्योंकि अब हमास और इजराइल की तरफ से युद्ध विराम की घोषणा हो गई है। इस युद्ध विराम को आप कैसे देखते हैं? इसके क्या मायने आप निकाल रहे हैं और क्या अंदेशा आपको लग रहा है? शोभना, जय हिंद। देखिए 46 डेज वॉर फाइटिंग के बाद 46 डेज वॉर फाइटिंग के बाद हमास जो पहले दिन से हो रहा था कि आप बंधक जो मेन मुद्दा है, बंधक छोड़े जाएं, और बंधक को छोड़ने का जो एग्रीमेंट हुआ है और वो कल यदि कार्यान्वित होता है तो वो देखा जाएगा। देखिए 46 डेज में आपने बहुत अच्छा तरीके से पहले बताया 12,000 लोग मारे गए हैं। मैं गाजा पट्टी की बात कर रहा हूँ, 34,000 बहुत बड़ी संख्या होती है। घायल हैं 80 से 90, मेरा मानना है 70 से 80% उनकी पूरी तबाह हो गई। उनकी पार्लियामेंट चली गई, उनकी सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग, पुलिस हेडक्वार्टर, कुछ बचा ही नहीं। और जो रिट्रीब्यूशन है, ये रिट्रीब्यूशन 7 अक्टूबर का है और एब्सोल्युटली डिटरमिन्ड। ये पूरे जो वहाँ 1.5 यहूदी रहते हैं, जो इजरायलीज हैं, उनका डिटर्मिनेशन है। क्योंकि तो हमास तो ये कहता था कि आप आ जाइए, यदि आपने एक भी फायर किया तो हम एक बंधक को मारेंगे। और आज वो कहते हैं कि मैं ठीक है, हम एक्सचेंज कर लेंगे। और टर्म्स एंड कंडीशंस पूरे मेरे ख्याल से इजराइल के पक्ष में ही है, क्योंकि इतना ज़्यादा। और देखिए ये जो आतंकवाद है, आतंकवाद को यदि इसे कुचलना है तो इससे भी ज़्यादा आपकी इंटेंसिटी होनी चाहिए। लोग ये कहते रहे हमास की सोच क्या है? हमास की सोच है कि पूरे विश्व के अंदर में एक भी यहूदी नहीं रहेगा। ये कौन सी सोच है? और इस सोच के पीछे बहुत लोग खड़े होते हैं। हमारे देश के अंदर में भी बहुत लोग चिल्लाते रहे। फिलिस्तीनियों का मुद्दा अलग है। 2 स्टेट थ्योरी आज नहीं, ओस्लो अकॉर्ड में आया था और किसी ने उसको रोका है, तो वही मुस्लिम देश है जो इसके साथ जो अरब वर्ल्ड है इसको रोकना चाहती है। ये नहीं कि इजराइल ने रोक दिया। आज प्रॉब्लम यह है कि ये टेररिज्म का जो लोग चाहते थे कि एक भद्दा सा चेहरा को दिखा दें कि ये लड़ाई राजनीति है, ये लड़ाई किसी की हक की है, तो ये लड़ाई हक की नहीं है। ये टोटल शेयर इट इज अ टेररिज्म, और टेररिज्म से नहीं चलेगा। दीपक साहब बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। आज इजराइल जो कि ईरान जो चाइना का और टू सर्टेन एक्सटेंट रशिया का एक प्रॉक्सी के तरह से, और उसका प्रॉक्सी 3, एक तो हमास जो खत्म होने वाला है, दूसरा हिजबुल्ला और तीसरा हुती। और इसके अलावा और कुछ लोग उनके इस्लामिक संगठन, हमने तो एक नाम नहीं लिया, PIJ जो पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, इसका नाम नहीं आता। और मेरे ख्याल से ज्यादा बंधक उनके पास में है। इसलिए जो हमास कह रहा है ना 50-50 देंगे, मुझे उम्मीद नहीं है कि 240 बंधकों का पूरा अकाउंट और या उनका कंट्रोल उनके पास में है। आने वाले समय में चैलेंजेस बहुत हैं। ठीक है आरती टिक्कू, लंबे समय से आप फॉरेन अफेयर्स को इस तरह की पत्रकारिता करती आई हैं, गहन आपको इस बारे में ज्ञान भी है, जानती हैं आप इस पूरे मुद्दे को। आपका क्या अंदेशा है? क्या आपको लग रहा है कि ये जो युद्ध विराम, क्योंकि मैं मई 2021 का यहां पर अभी दीपक जी से भी रुख कर रही थी, आप जुड़ी नहीं थी तब तक, इसी तरीके से युद्ध विराम हुआ था, लेकिन फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप और स्थिति जस की तस। इस बार आप क्या देख रही हैं?
देखिए कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि ये युद्ध जो है फिर से शुरू होगा। ये विराम है, ये अंत नहीं है। तो क्यों ये लंबा चलेगा और ये क्यों ये युद्ध वापस होगा इस विराम के बाद? उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ना तो इजराइल की तरफ से, ना ही जो सबसे बड़ा सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कोई भी ऐसा उन्होंने संकेत नहीं दिया है कि वो ये युद्ध जो है खत्म करना चाहते हैं। और कोई ऐसा उन्होंने संकेत नहीं दिया है कि जब तक वो अपना पूरा ऑब्जेक्टिव, और आपको याद होगा कि वो लगातार यही बोलते आ रहे हैं कि वो हमास को खत्म करके छोड़ेंगे। तो हमास को खत्म करने का मतलब ही है कि गाजा स्ट्रिप बिल्कुल फ्लैट होगा। गाजा स्ट्रिप से सब लोगों को निकाला जाएगा। गाजा स्ट्रिप में क्योंकि हमास का जो पूरा मोडस ऑपरेंडी रहा है वो यही रहा है कि आम जनता के साथ, आम पैलेस्टीनियन के साथ, जिसमें बहुत सारे इनोसेंट बेचारे लाचार गरीब जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके साथ रहते हैं, उनके बीच में ऑपरेट करते हैं और उनके कंधों पे उनको ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल करके उन्होंने इजराइल पे जो 7 अक्टूबर का अटैक किया, वो उनके मॉडस ऑपरेंडी का सबसे बड़ा एक उदाहरण जो हमने वो देखा, और भयानक रूप, जो बारबैरिक जो रूप था वो देखा हमने। इसलिए ये नहीं विराम, ये वापस ये युद्ध, मेरा मानना है कि युद्ध जो है लंबा चलेगा। इसलिए भी चलेगा क्योंकि ईरान, सऊदी अरेबिया, जितनी अरब कंट्रीज है, उन्होंने बेशक उन्होंने मिलिटरली इसमें ओपनली वो इजराइल के साथ जंग नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमास अरब वर्ल्ड का एक प्रॉक्सी है, एक अरब वर्ल्ड का और ईरान का। तो ये हमें कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए कि हमास का इस्तेमाल भी किया जा रहा है इन्हीं ताकतों ने, जो वेस्ट के साथ डायरेक्टली लड़ नहीं सकती है, जो इजराइल के साथ डायरेक्टली लड़ नहीं सकती, क्योंकि अगर लड़ने की कोशिश भी करेंगे तो वो खत्म हो जाएंगे इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस को शायद ये भी समझ आ रहा है कि पिछले 75 साल में उन्होंने पूरी कोशिश की कि इजरायली स्टेट और जूइश स्टेट जो है उसको खत्म करने की कोशिश की, पर वो हार गए हैं। उन्होंने कुछ नहीं, उसमें कहीं पे भी सक्सेस जो है उनको हासिल नहीं हुई। तो ये पूरा युद्ध चलेगा और इसमें मतलब ये जो विराम है ये सिर्फ फौरी राहत है, लेकिन इसको लंबा युद्ध विराम या लंबा युद्ध खत्म होना नहीं देखा जा सकता। मैं अब रुक करना चाहूंगी हाजिक खान साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। हाजिक खान साहब, 13,000 के करीब फिलिस्तीन में लोग मारे गए, 2-2.5 हजार इजराइल में लोग मारे गए। उसके बाद अब हमास को ये समझौता सूझा, ना 7 अक्टूबर की घटना होती, ना इजराइल इस तरीके का रुख अपनाता और ना इतने मानव हानि होती। लेकिन अब क्योंकि युद्ध विराम की बात हो रही है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? शोभना जी, सबसे पहले आपके माध्यम से हम ये कहेंगे कि अगर दुनिया को तरक्की की तरफ जाना है तो शांति करनी होगी, शांति की तरफ जाना होगा। कि दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये याद रहे बात मिलने की जब आए तो शर्मिंदा ना होना पड़े। बल्कि हम ये कहेंगे कि हमास को, इसराइल को, अगर दुनिया में शांति चाहिए, सारे लोगों की जान बचानी है, तो उन्हें संधि करनी पड़ेगी, जंग रोकनी पड़ेगी। वहाँ पर 1 लाख आदमी मर गए होंगे मैडम, जो बताया जा रहा है 12-15 हज़ार नहीं, ये 12-15 हज़ार तो वो लोग हैं जिनकी काउंटिंग हो गई, और जो बिल्डिंगों के अंदर दब के मर गए, जो चूरा चूरा हो गए, उनकी कोई गिनती नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यूएनओ को इसमें आगे आना चाहिए और यूएनओ को इसमें मध्यस्थता करके इनका समझौता कराना चाहिए, क्योंकि यूएनओ बनी इसलिए थी कि दुनिया में शांति रहे, अमन रहे, कोई मुल्क किसी मुल्क के अंदर नहीं घुसे। सद्दाम हुसैन ने कुवैत के ऊपर जब कब्जा कर लिया तो कब्जा करवाने वाले अमेरिका और फिर पीटने वाले भी अमेरिका, जबकि कुवैत के अंदर कोई आदमी नहीं मरा था, लेकिन 1 लाख लोग मर गए हमास के, और 5-7 हज़ार आदमी मर गए होंगे इसराइल के, जो कम काउंटिंग दिखाई जा रही है। मैं ये कह रहा हूँ, ये मानवता का कत्ल हो रहा है, ये इंसानियत का कत्ल हो रहा है, ये जंग नहीं है, ये मानवता को शर्मसार करने वाले वाक़यात हैं। आप ये मान रहे हैं ना कि हमास जो है वो एक आतंकवादी संगठन है और इस आतंकवाद के चलते ये मानव हानि हो रही है? मैडम, चाहे हमास हो या इसराइल हो, मानवता का कत्ल करने वाला कोई भी हो, आपस में कोई तुलना नहीं है।
नहीं, ये आप भी जानते हैं। मैडम, ये दुनिया शर्मसार कर रही है इस वक्त। पूरी दुनिया में शर्मिंदगी की बात है कि पूरी दुनिया शांत है, 1 लाख आदमी मानव मर गया और पूरी दुनिया इसमें खामोश है और इसराइल की तारीफ कर रही है। आपने बशीर बद्र साहब का शेर तो बहुत अच्छा सुनाया, लेकिन इस मौके पर ये फिट नहीं होता क्योंकि आतंकवादियों के साथ कभी कोई मुलाकात ना कोई करना चाहता है और ना उनके लिए कोई जो माफी। मर रहे हैं वहाँ हमास के लोग गिनती के मर रहे हैं, लेकिन फिलिस्तीनी मर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो नुकसान है और वो पूरी दुनिया दुखी है। शेख अलीमुद्दीन असादी साहब, एक मिनट ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। हाजिर खान साहब दोबारा आऊंगी। अलीमुद्दीन साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। अलीमुद्दीन साहब, इस युद्ध विराम को आप कैसे देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि इस्लामिक देश जो है वो भले ही मिलिट्रीली नहीं साथ आ रहे, अपनी सैन्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इस समय हमास के साथ खुलकर नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन पीछे से हमास को सपोर्ट कर रहे हैं और इसीलिए ये इतनी बड़ी मानव हानि होती जा रही है और इस युद्ध विराम से कुछ नहीं होगा, ये युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही लोग बेकसूर मरते रहेंगे? देखिए, मैंने शांतिपूर्ण सबको सुना। ऐसा लगता है हिंदुस्तान जो हमारा शांति का, अमन का गहवारा था, हम उसके हट रहे हैं। जितने मुझसे पहले प्रवक्ता बोले उन्होंने सब ने इस्राइल की तारीफ की और जितने भी हमारे टीवी चैनल वाले जा रहे हैं और जितने भी नुमाइंदे जा रहे हैं इस्राइल, वो इस्राइल के बुलावे पे जा रहे हैं, ना कि वो हमास के या फलस्तीन के। इसलिए जितने भी आपके नुमाइंदे आते हैं और जाते हैं वो हमास को और फलस्तीन को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आज के दौर में फिलिस्तीन के लोगों के साथ पूरी दुनिया खड़ी है। नहीं सुनिए, नहीं आप लोग तो नहीं खड़े ना। अरे आपका टीवी चैनल नहीं खड़ा, आपके जो प्रवक्ता बोल रहे हैं तो हम क्या आतंकवादियों के साथ खड़े हो जाए? अरे आप 15,000 क्या लश्कर तैयबा के साथ? 15,000 लोग मार दिए गए, तैयबा के साथ खड़े हुए हैं। एक नहीं करा आपने। आप क्या हिजबुल मुजाहिदीन के साथ खड़े हुए हैं? अरे आप बात कीजिए, फलस्तीन की बात कीजिए। आप सबको आतंकवादी कह देते हैं, ये बड़े दुख की बात होती है, बड़े अफसोस की बात होती है। आरती टिक सुन लेते हैं, आरती टिक एक एक कर बोलिए ताकि सब लोग एक दूसरे को सुन सकें। आपको सुने ना मैंने आपको सुना ना, बोलिए आपको सुना, आप मैंने अक्षर से अपनी क्या मैंने, आप मुझे भी सुनने की क्षमता रखी है। मेरे कहने का मकसद ये है, वहां जो लड़ाई है आजादी की लड़ाई है, उग्रवाद नहीं है, दहशतगर्दी नहीं है, इस्लामी दहशतगर्दी नहीं है। आप बार बार नाम लेते हैं इस्लामी दहशतगर्दी, इस्लामी उग्रवाद, आतंकवाद, इसको खत्म कीजिए। ये मुल्क की लड़ाई है, अपने वतन को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो आतंकवाद फैला रहे हैं बार बार। आप इस बात को खत्म कीजिए और आप उसमें देखिए कि आज कतर ने जो रोल अदा किया है, जो रूस ने रोल अदा किया है, जो चाइना ने रोल अदा किया है, जो अरब ममालिक ने किया है, उसकी उस तरफ भी देखिए आप। अब ये जंगबंदी ऐसे नहीं हो गई है कि इस्राइल मान गया 4 दिन के युद्ध के लिए, इस पर पूरी दुनिया का, अक़वाम मुत्तहिदा का, यूएनए का प्रेशर पड़ा है, तब जाकर ये जंगबंदी के ये आसार हुए। ठीक है अलीमुद्दीन साहब, लोग मार दिए गए, की लड़ाई की आप कितने हॉस्पिटल तबाह कर दिए गए। अलीमुद्दीन साहब, ये जिस आजादी की लड़ाई का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या आजादी की लड़ाई बम, गोले और रॉकेटों से और महिलाओं के को नंगा करने से, उनकी बारबरिक हत्या करने से, रेप करने से, क्या ऐसे पूरी होती है? क्या ये आजादी की लड़ाई है? जो तस्वीरें 7 अक्टूबर को दुनिया ने देखी, क्या वो आजादी की लड़ाई किसी भी एंगल से आपको दिख रही है? इस्राइल हमारे मासूम बच्चों को, सुनिए यादव जी, सुनिए साहिबा, आपने देखा कि इस्राइल ने कितनी बर्बरियत का नंगा नाच नाचा, छोटे छोटे बच्चों को नोच कर फेंक दिया, उनको मार दिया, उनके हाथ काट दिए। वो आपको नजर नहीं आता। आपको जो है ये नजर आता है कि फलस्तीनी जो है वहां इज्जत लूट रहे हैं, आबरू लूट रहे हैं। एक भी वाकया बता दीजिए, कोई उदाहरण दे दीजिए आप। अरे खूब वीडियो वायरल हुए हैं सर, वीडियो खूब वायरल हुए हैं, ये कोई उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। अरे देखिए ना, बहुत वीडियो वायरल हुए। असगर खान साहब का मैं रुख कर लेती हूँ। ठीक है अलीमुद्दीन साहब, मैंने आपको सुन लिया है। असगर खान साहब, अरे सुनिए ना, नहीं इतना नहीं, आप समझ क्या करें, नहीं तो मैं आना बंद करूंगा। पहले सुनिए मेरी बात, सुनाइए। मैं ये कह रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नजरिया और गांधी जी का नजरिया अलग अलग था, लेकिन दोनों का मिशन एक था, हिंदुस्तान को आजाद कराना। आज हमें हिंदुस्तान को आजाद हुए 76 वर्ष हो गए, दोनों की मनोकामना पूरी हुई है, गांधी जी की भी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी। दोनों नजरिए ने नजर कर दिया। अलीमुद्दीन साहब, आप अगर कोई अपने मुल्क की आजादी की लड़ाई लड़ रहा है हमास, मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि मैं किस तरह से रिएक्ट आपको बताने की आवश्यकता पड़ती है आपको, ये किस तरह की तुलना है। लेकिन हाँ ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह
राम प्रसाद बिस्मिल, इनको आप शर्म देखिए नहीं ना, कोई भी आतंकवादी नहीं था इनमें से, स्वतंत्रता सेनानी थे। अलीमुद्दीन साहब ये आतंकवादी गलत नहीं था, उदाहरण दे रहे देश की लड़ाई लड़ रहे थे हैं ये। आप, ये गलत आजादी की उदाहरण लड़ाई दे लड़ रहे रहे हैं। थे जो आप। आम फिलिस्तीनी आप है समझ रहे हैं? उसकी नहीं, सोच नहीं, और नहीं, हमास नहीं, की सोच मैं ठीक एक कहता नहीं हूं। है। आम फिलिस्तीनी शांति के साथ, हक के साथ रहना चाहता है और इजराइल उसको अलाउ करता है। इजराइल टू नेशन थ्योरी में बिलीव करता है। कहां कर रहा है? समस्या कहां हमास कर रहा की है। फलस्तीन को हमास क्यों नहीं मानता? यहूदियों को अरे खत्म तस्लीम करने की करो बात ना। करता है, कहता है फलस्तीन को दुनिया से तस्लीम नामो निशान करने का। मिटा देंगे। असगर अरे खान बात साहब, सुनी नहीं। असगर खान नहीं, नहीं, ये साहब, गलत ये है। जो तुलना ये गलत है। अलीमुद्दीन साहब कर रहे हैं, क्या आप इसको सही मानते हैं? क्या इजराइल की ही पूरी गलती है? शुरुआत हमास ने की थी, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, बात आपकी सही है कि शुरुआत हमास ने की, लेकिन हम इसको अगर 4 दिन की बात कहें तो आपकी बात सही है। अगर हम बरसों की बात लेके चलें तो जालिम इजराइल था और इजराइल ने ही कितने जुल्म किए। ये सारी बातें जो आज हमास ने किया, हो सकता है सही हो, आप पास बता रही हैं, आप क्लिप हैं, वीडियोस हैं, तो हो सकता है सही हो, लेकिन ये सारी चीज़ें वो हैं जो बरसों से, बहुत बरसों से और लाखों की तादाद में हमास कर रहा था। आपकी कैलकुलेशन थी मीडिया के लोगों की कि 1,11,000 के करीब इसराइल के पास ये सब बंदी हैं और इससे पहले, और उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको निकाल के कत्ल करते हैं, औरतों के साथ जिना करते हैं, ये तमाम चीज़ें हैं। जहाँ तक सवाल अभी मौलाना ने बहुत से एग्जाम्पल दिए, देखिए वो सिर्फ समझाने वाली बात थी। सबका अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना नज़रिया देखने का होता है। हमास ऐसे ही है मेरी नज़र में जैसे कल हम तालिबान को अफगानिस्तान में देखते थे। आप लोग कहते थे कि ये सब टेररिस्ट हैं, लेकिन आज वो सरकार हैं। इसी तरीके से जैसे तालिबान अफगानिस्तान में थे, मैं बहुत हैरान हूँ। आप तालिबान में सरकार जैसे पाई है, नहीं आप हैरान, आपको हैरान देखिए, आप महिलाओं के साथ जो हो रहा है उसको आप सही मानते हैं? तालिबान ने सरकार पे कैसे कब्जा पाया है ये आप जानते हैं? अरे सुनिए तो, आप हैरान इसलिए हैं कि आप लोगों की सोच बायस है। एंकर शुड नॉट बी बायस। मैं बिल्कुल बायस नहीं हूं, मैं बिल्कुल बायस नहीं हूं, लेकिन तालिबान जो है वो उसकी जो करनी है वो दुनिया के सामने है। मैं मानूं या ना मानूं, अभी यहाँ पे तमाम डिप्लोमेट्स बैठे हैं, आरती टिक्कू है, जवाब देंगे आपको। मैं उसी एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। हमारे महात्मा जिनको हम गांधी जी कहते थे, इवन ही वॉज द टेररिस्ट बट इन द आई ऑफ ब्रिटिशर्स। हमारे लिए महात्मा थे, लेकिन उनके अगर नहीं होते तो कितने लोगों को कहां से ज्ञान, दिया गया? ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये कहां से कौन सी बात कर रहे हैं? टेररिस्ट वर्ड ही नहीं होता था उस समय। शोभना नहीं, अरे उनकी नजर में थे। देखिए, मैं आज आप जिन, अरे सुने भाई मेरे, आप नेशनल टेलीविजन में बैठे हुए हैं, आप नेशनल टेलीविजन में बैठे हुए हैं। शोभना 1 मिनट, शोभना 1 मिनट, इसीलिए पूरी बात बिल्कुल बायस होके मत बोलिए। जो अरे खान साहब सुन लीजिए, खान साहब, इसके फेयर में, खान साहब, आतंकवादियों का सपोर्ट यदि आप फेयर में होना चाहिए, नेशनल टेलीविजन के ऊपर बात करके करेंगे और गांधी जी को टेररिस्ट बोलेंगे, हिंदुस्तान को पहल करनी चाहिए। ये आपकी सोच है, आपकी सोच है। भारत के तोहफाड़ आप लोगों के चलाए हुए सोच के साथ हुआ। 2 नेशन थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी was wrong. 2 नेशन थ्योरी in Indian context was wrong. वो आप लोगों की सोच के कारण ये चला और ये आज किस के फेवर में होना चाहिए। आप गांधी को टेररिस्ट बोलते हैं, अपोज कर रहे हैं। आपका तर्क क्या है? आपकी तर्क में क्या इतनी गिरावट शोभना? या आपको बोलते हैं कि आप बिके हुए हैं? आप कहती हैं कि आप बायस्ड हैं, मीडिया बायस्ड है, इंडिया बायस्ड है। ये साहब, ये लोग जो कि टेररिस्ट के साथ खड़े होते हैं, ये सही है। मैंने पूरी क्या कहा? आज इन्होंने शुरू किया था। अरे भाई मेरे 1948 में इजराइल आया, किसने अटैक किया? अरे भाई इजिप्ट आया ना, जॉर्डन, सीरिया, किसने अटैक किया इजराइल के ऊपर 1948 में? 1948 में 2 नेशन थ्योरी के तहत क्या हैसियत थी इजराइल? अरे आप 17 की क्या बात करते हैं? 1917 में क्या हैसियत थी? 1948 में जब इजराइल फिलिस्तीन आए,
और ये यूएन के रेजोल्यूशन के अनुसार जैसे जैसे हुआ, किसने अटैक किया? जो उनको मुस्लिम ब्रदरहुड ऑफ इजिप्ट, जिसने गाजा पट्टी को कैप्चर कर लिया और उसको 67 तक रखा। आप क्या बातें करते हैं? आप क्या उठाते हैं? गांधी की बात 1947 की करते हैं, आप 48 की बात करें। आप खान साहब जो सही बात है आप लोग मत करिए, तोड़ मोड़ करके चीजों को परेश करते हैं। असगर खान साहब, मुझे जो इतिहास का आपका ज्ञान है, मुझे उस पर थोड़ी सी चिंता है, और चिंता इसलिए है क्योंकि बच्चे भी देख रहे होंगे इस डिबेट को। भारत ने आजादी ली, और अब क्योंकि आपने महात्मा का जिक्र कर दिया है, असहयोग आंदोलन, अहिंसा, दांडी यात्रा, ये सब आपको याद होगी। हमास की तरह रॉकेट और बम भारत में नहीं बरसाए। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने असहयोग आंदोलन किया, शांतिपूर्ण अहिंसा का रास्ता पकड़कर आजादी की मांग की। हमास की तरह किसी को बंधक बना के उसका बलात्कार नहीं किया, बच्चों को नहीं मारा। महात्मा थे, गद्दारी ना करें। महात्मा थे, हैं और रहेंगे। आप उन लोगों की बात करते हैं। फिर आप आतंकवादी कैसे बोल गए? कैसे बोल दिया सुभाष चंद्र बोस को आतंकवादी? उन्हीं के साथी हैं आप। हम उनके साथ। आप इतनी गद्दारी ना करें। वो हमारे महात्मा किसी भी खान साहब मैं हमास आतंकवादी का थोड़ा इजाफा कर देती हूँ। असहयोग आंदोलन के बाद असगर खान साहब, इसी ब्रिटिश सरकार ने कैसरे हिंद की उपाधि दी थी महात्मा गांधी को। आप आतंकवादी कह रहे हैं कि अंग्रेज ने आतंकवादी? थोड़ा तो मतलब लिहाज रखिए। अलीमुद्दीन साहब, ये आपके साथी क्या कह रहे हैं? मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ, गांधी जी हमारे सड़कों पे उन्होंने आजादी दिलाई हिंदुस्तान की, और पूरी दुनिया में अमन का पैगाम पहुंचाते हैं गांधी जी। नजर में नहीं। आप बदलना चाहते हो। आपके साथी असगर खान साहब तो आतंकी कह रहे हैं कि अंग्रेज आतंकवादी मानते थे गांधी जी को। आपने पूरी डिरेल कर दी। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आपके साथ के अलीमुद्दीन साहब ने विरोध में हाथ हिला दिया है। बिल्कुल नहीं, असगर खान साहब आपको सिरे से खारिज किया जाता है, और सभी मेहमान आपको यह खारिज करते हैं। आरती टिक्कू, क्या ये हमास जो है, क्या ये इस्लामिक देशों के सपोर्ट पर, या कहा जाए कि उनकी शह पर इस तरह इतना कूद रहा है, और अब इसको अपनी असलियत समझ में आ गई है? और हमास और फिलिस्तीनी नागरिकों में फर्क है। पूरी दुनिया फिलिस्तीन के साथ खड़ी हुई है, उनको देश मानती है, लेकिन हमास जो है वो जिम्मेदार है फिलिस्तीन की इस हालत के लिए आज। बिल्कुल शोभना, हमास जो है एक आतंकी संगठन है, और जो भी ये जो मौलाना जिस तरह का उन्होंने एग्जाम्पल्स दिए और कंपैरिजन किया, बहुत ही शर्मनाक है कि अपने ही देश के इतने बड़े महात्मा गांधी जी का इन्होंने कंपेयर किया उनको हमास के साथ, तो बहुत शर्मनाक बात है। लेकिन मुझे लगता है इनकी मानसिकता का एक मूल कारण समझो पूरी बात को, एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल। इनकी मानसिकता ये जो कम्युनल मानसिकता है, उसका कारण ये है कि इनको अरब इंपीरियलिज्म, इस्लामिक इंपीरियलिज्म जब आपको मालूम नहीं है, जंग करता है, जमीन छीनता है, अरे आपको मालूम नहीं है हम कौन लोग हैं? हमारे बड़ों ने बुजुर्गों ने मुल्क को आजाद कराया है। आप लगाम दीजिए अपनी जबान को। बिल्कुल सहमत है हम आपसे अलीमुद्दीन साहब, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा योगदान है इस देश की आजादी में। हम सलाम करते हैं, हम इस चीज को मानते हैं। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि असगर खान साहब को यहाँ समझने की जरूरत है। ये अरब और इस्लामिक इंपीरियलिज्म के स्टूजेस हैं, ये जस्टिफाई करते हैं। जहां पे भी अरब इंपीरियलिज्म, इस्लामिक इंपीरियलिज्म ने पहले लोगों को मौत के घाट उतार दिया, टेरिटरी छीन ली, उस जमीन पे कब्जा किया। नहीं, आपको इस्लाम से क्या खतरा है? आपको बताइए, इस्लाम से क्या खतरा है? इस्लाम पर हमें कोई खतरा नहीं है। इस्लाम आपके कुछ साथियों को लगता है कि इस्लाम खतरे में है। इस्लाम से किसी को कोई दिक्कत नहीं है दुनिया में, लेकिन इस्लाम गलत तरीके से पेश करने वाले चंद मुट्ठी भर मुसलमान हैं जिनको लगता है कि इस्लाम खतरे में नहीं है और सिर्फ पैलेस्टीनियंस का अधिकार। दीपक बोरा जी, आप मुस्कुरा रहे हैं, आप सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं। अब आ जाइए आप भी चर्चा में। क्षमा चाहता हूं, मैंने हिस्टोरिकल अरब इंपीरियलिज्म और इस्लामिक इंपीरियलिज्म को जस्टिफाई करते हैं। ये मानते हैं कि हाँ,
इस्लाम के नाम पे सारी दुनिया को कब्जे में करो, खलीफत बनाओ और उस पे अपना अधिकार जमाओ, और कोई और कहे कि ये हमारी जमीन थी या हम रहते थे, कोई उदाहरण दीजिए, तकलीफ होती है। उदाहरण दीजिए, ये इनका प्रॉब्लम है। उदाहरण नहीं दे पाए इस्लाम आप के नाम अपने। पे ये हर जगह 57 मुल्क है, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? आपके और पास इस्लाम कोई के एग्जाम्पल नाम है? पे कोई है? हमेशा एग्जाम्पल है आपके पास? झगड़ा करते हैं। चलिए और हर जगह ठीक है आरती इन्होंने रिकू, आऊंगी मैं आपके occupy पास, करने मैं की आऊंगी कोशिश आपके की। पास। दीपक वोरा कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए दीपक जी। ये शायद आपने डिबेट रखी थी इजराइल और हमास की जो पीस डील हो रही बिल्कुल। है, पर हम कहां से कहां पहुंच गए, हम महात्मा तक पहुंच गए, नेताजी सुभाष तक पहुंच गए। जो मिस्टिको कह रही थी, जनरल साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही है। उस एरिया का इतिहास जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और उसमें बड़े बड़े महारथी कूद चुके हैं। इट्स नॉट अ क्वेश्चन सिर्फ इजराइल और हमास, अब पूरी दुनिया और आतंकवाद के बीच में जो टकराव है उसके बारे में ये अब डिस्कशन हो रही है। मैं इतना ही कहूँगा एक ही सेंटेंस में, डिप्लोमेसी में हमारी ट्रेनिंग होती है कि आप समझने की कोशिश करें कि क्या हो रहा है, क्यों हमास माना है इस डील को, इजराइल क्यों माना है। इजराइल पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्रेशर है। अब बोलेंगे देखिए जी हम तो ह्यूमैनिटेरियन है, हमने पीस कर दिया। डोमेस्टिक, हम हॉस्टेजेस को वापस ला रहे हैं। हमास की पिटाई हो रही है बुरी तरह से और कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा है। बूट्स ऑन द ग्राउंड जिसे हम कहते हैं, जनरल सेना साहब समझ जाएंगे मैं क्या रहा हूँ, तो वो भी मान गए हैं। शुरू में तो बहुत हेगड़ियां करते थे, हम ये नहीं, मुझे खत्म करें सर, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था सर, हमारा प्रोटोकॉल होता है विदेश। दीपक वोरा के बाद आप ही के पास आऊंगी, लेकिन मुझे दुख ये हो रहा है और हैरानी भी हो रही है कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन के लिए अगर पिटाई शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप बेचैन हो रहे हैं। लेकिन मैं आऊंगी आपके पास। दीपक जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैम शुरू में हमास बोला था कि हमने इजराइल पर हमला कर दिया, हम बात नहीं करेंगे, आप पहले सारे बंदों को जो 9,000 10,000 आपके जो उनको छोड़िए, फिर हम सोचेंगे। अब वो आ गए हैं पीस डील पे, यानी वो बहुत कमजोर हो गए। तो मेरा मानना है मैम, बहुत से लोग कहते हैं कि अभी तक ये प्रॉक्सी वॉर थी, अब मुझे लगता है हमारे पास एक प्रॉक्सी पीस है। मुझे 50 साल हो गए डिप्लोमेसी में, इस एरिया में बहुत देर तक लाऊं। मैम ये पीस अग्रीमेंट जो है, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, आप मान लीजिएगा ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मैम के सिन्हा साहब, हो भी सकता है, लेकिन हमें अपनी देखिए शोभना, ये जो 4 दिन का मोहलत है, ठीक है, इजराइल के ऊपर प्रेशर है, यदि 50 लोग छूट जाते हैं। और देखिए टर्म्स कंडीशन क्या था, आज से 2 दिन पहले ये कहते थे कि केवल हम विमेन को छोड़ेंगे, बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, और बच्चों को अलग कर देंगे आप उन महिलाओं से। मगर अब वो 30 बच्चे छोड़ रहे हैं, तो 20। तो देखिए टर्म्स एंड कंडीशंस तो इसराइल की ही लग रही है। मेरा ये मानना है कि इनके पास उतने बंधक हैं ही नहीं जो हमास के पास, क्योंकि बंधकों को ले जाने वाला बड़ा जो तबका था वो PIJ था, पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, जो कट्टरता का सपूत है, जो आईसिस के फ्लैग को लेकर के उस दिन 7 अक्टूबर में जो तांडव किया, वो उसका ज्यादा तांडव था उनके पास में। आप देखिएगा धीरे धीरे इनको बढ़ने दीजिए और कल के बाद ये चीजें सामने आएंगी। ये इजराइल ने अपने मिलिट्री एम्स को इनिशिएट किसने किया शोभना जी? 7 तारीख को किसने इनिशिएट किया? किसने 240 बंधक को ले? क्यों नहीं नेक्स्ट डे 8 तारीख को ये दो लोग बैठे हैं जो आज चिल्ला रहे हैं हमास के पक्ष में खड़े, क्यों नहीं बोलते कि बताइए ना? 2 अनकंडीशनल 1948 से इजराइल क्या खामोश बैठा था? असगर खान साहब, आप तो वकील हैं, जब जिरह हो तो सुनना भी चाहिए सामने वाले को। मैं वकील हूं, इसीलिए सुनेंगे नहीं, मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं। बताइए 1948 से इजराइल खामोश था? खान साहब सर सुने ना, कुछ नहीं किया। देखिए आप मेरे से जिरा कर रहे हैं कि आप एंकर हैं, एंकर ने कोई सवाल किया है, मैं उनका जवाब दे रहा हूं। फिलिस्तीन और हमास से ये आपने कैसे कह दिया कि हमने कुछ नहीं किया? आपका क्या लेना है? आपका हमास से क्या लेना देना है? आपका हमास से क्या लेना देना है सर? हमास और फिलिस्तीन, आपका हमास से और इजराइल, तो हिंदुस्तान खान साहब भाई, हम तो जो सही बात है इजराइल को 1992 में, जो हमारी सोच कहेगी, जो सही है, जिसको दीपक साहब बताएंगे, जो गलत होगा उसको बताएंगे किया भारत ने। देखिए शोभना, कि ना तो इन्हें पता है, भारत ने इजराइल को भी रिकॉग्नाइज किया है 1992 में, 1948 में नहीं किया है। देखिए इजराइल, भारत ने फिलिस्तीनियों को भी किया है। तो ये जो मुद्दा उठाते हैं कि फिलिस्तीनियों के साथ भारत नहीं खड़ा है, ये अलग मुद्दा है। जब ये बना 1948 में, ब्रिटिशर्स ने जब बनाया, UN ने दिया, तो सबसे पहले अरब जितने देश थे, जिसमें कि इजिप्ट भी है, जिसमें जॉर्डन भी है, सीरिया, सब ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया।
वो जो अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए उसने इतनी अच्छी लड़ाई लड़ी कि सारे 47 देशों को हराया। भारत ने कब मान्यता दी? आतंकवादी संगठन खत्म है। मान्यता कब दी भारत ने? के सेना जी जरा बताइए देश को कि भारत ने कब मान्यता दी इसको, इसराइल को? हाँ, तब 1950 में दिए। तो क्या प्रॉब्लम हो गई? 1950 में, आप 1942 में बता रहे हैं। 1948 अरे 17 प्रधानमंत्री फलस्तीन के साथ रहे। आपने कहा है प्रधानमंत्री नेहरू से लेके पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक ने हिमायत की फलस्तीन। गूगल कर लेना, गूगल कर लीजिए। और जिन हमास वालों को आप बता रहे हो, हमास वाले कहाँ के रहने वाले हैं? हमास फलस्तीन के। गूगल की जरूरत ही नहीं है। देखिए शोभना जी, 1992 में हम लोगों ने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए इजराइल के साथ। 1992 में हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए इजराइल के साथ। लेकिन ये जो कहानी यहाँ बोल रहे हैं, आप देखिए इनके आर्ग्यूमेंट क्या है। इनका आर्ग्यूमेंट है कि जहाँ पे भी मुसलमान लोग रहते हैं और वो मुसलमान लोग उस जगह पे पहुंचे कैसे, उसका इतिहास नहीं बताएंगे। ये इतिहास ये नहीं बताएंगे कि जूइश लोग जो है उस जमीन पे हजारों साल से रहते आ रहे थे। ये वो हिस्ट्री नहीं बताएंगे कि जूश लोग खदेड़े कैसे गए। ये वो सबसे पहले मुसलमान रहते, हमारा सबसे बड़ा किबला है वो। आप झूठ बोलती हो, आपको मालूम नहीं है, आपको मालूम नहीं है। जूश एक जूविश स्टेट इनको मंजूर नहीं है। मालूम नहीं है आपको हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री मालूम नहीं है कि कितना आपको फलस्तीन की हिस्ट्री मालूम नहीं है, आपको अलीमुद्दीन साहब से सुन लेते हैं। आप 1947 नहीं करना। अलीमुद्दीन साहब चलिए आप बता दीजिए। बताइए कि आप बताइएगा, लेकिन प्लीज सर व्हाट्सएप ज्ञान मत दीजिएगा। यहाँ पे सब बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं और मैं चाहती हूँ कि जो तथ्य हो उनको सही रूप से आप बताएं। बताइए अलीमुद्दीन साहब, मैं सुनूंगी। ये हमारा किबला है वाले, जब से दुनिया बनी है, जब से वहां मुसलमान आबाद है और जब से दुनिया आबाद है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और जब से सुनिए सुन लेते हैं आरती जी, सुन लेते हैं आरती जी, पहले सुन लेते हैं तसल्लीबख्श तरीके से, फिर जवाब दीजिएगा जी। सुनिए जी, बोलिए। अरे सुन लीजिए आप मैडम, सुन लीजिए। ये हमारा सबसे पहले किबला अव्वल है। आज हम मक्के को मानते हैं, पहले हम जो है बैतुल मुक़द्दस को मानते थे, इसकी तरफ पढ़ के नमाज पढ़ते थे। और यहाँ पर जितने हमारे पैगंबर आए, नबी आए, झूठ आप बोलते हो, आपको मालूम नहीं है। 1,24,000 पैगंबर हुआ उस सरजमीन पे नमाज पढ़ी है लोगों ने। और वो सबसे मुक़द्दस जगह है हमारे इस्लाम में, सबसे बड़ी जगह है, सबसे पहला घर है इस्लाम का वहां। और वो मुसलमान रहते हैं। जब मूसा अलैहिस्सलाम आए, ईसा अलैहिस्सलाम आए और यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, जब इख्तिलाफ हुआ है, हजारों साल बाद इख्तिलाफ हुआ है, आपको मालूम नहीं है। आप तारीख का मुताला कीजिए, आप तारीख का मुताला कीजिए। वहां मुसलमानों का शुरू से इन्वॉल्व रहा है, आज तक है बैतुल मुक़द्दस की तवल्लियत। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि फिलिस्तीन के लोग और हमास को मानने वाले लोग, हमास का जो सोच है कि एक भी यहूदी जिंदा ना रहे, क्या उनमें कुछ समानता या असमानता है? क्या पूरे फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं वो ये मानते हैं कि एक भी यहूदी नहीं चाहिए, या ये सिर्फ हमास के मुट्ठी भर लोग हैं जिनकी सोच ये है? ये बता दीजिए मुझे आप। देखिए मैं बताता हूँ आपको, यादो साहिबा, मैं बताऊं आपको, वहाँ यहूदी भी और मुसलमान भी बड़े प्यार मोहब्बत से रहते हैं। वहाँ डिप्लोमेसी की लड़ाई है, वहाँ सत्ता की लड़ाई है, इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई है, वहाँ सत्ता की लड़ाई है। वहाँ यहूदी और मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, हरगिज़ लड़ाई नहीं है। दोनों लोग इबादत करते हैं, दीपक वोरा साहब, लोगों से वहाँ इबादत करते हैं। मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, सत्ता की लड़ाई है। कैसे, क्या इससे आप सहमत हैं? मैं क्या कह सकता हूँ, ये हमारे जो आपके मेहमान हैं ये नाराज़ हो जाते हैं, फिर ये चीज़ें कहने लगते हैं जो डिप्लोमेसी में हमारी ट्रेनिंग नहीं है। सिर्फ बेसिकली यही कहूँगा कि मैम, जो इतिहास में मैंने पढ़ा है कि 2000 साल पहले जो यहूदी लोग थे, जो चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, बेने इज़राइल जिसे कहते हैं, वो इस इलाके में रहते थे। उसका नाम उस समय पैलेस्टाइन नहीं था। फिर वो चले गए और
जो उनका हक टिकवा, जो इजराइल का नेशनल एंथम है, उसमें यही कहते हैं कि 2000 साल के बाद अब हमें वापस जाना है। जब तक एक यहूदी दिल धड़कता है तो हम जियोन और जेरूसलम को ज़रूर हम वहाँ जाके बसेंगे। तो ये उनका नेशनल एंथम है, वो मानते हैं कि हमारी धरती थी। अब कुछ लोगों की अलग पोजीशन है, इतिहास में मत जाइए। लेकिन दीपक वोरा, इस बात से तो आप सहमत होंगे ना कि इजराइल ने भी बहुत, जिसे कहा जाए कि जमीन को घेरा, फिलिस्तीन की बहुत लैंड के ऊपर कब्जा किया, उस पर गलत तरीके से वो आगे बढ़े, चाहे वो अपनी सत्ता को काबिज करना चाहते थे, अपने को बढ़ाना चाहते थे, या कहिए कि अपने को सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन इजराइल का भी रवैया पूरी तरह से आप क्या ठीक मानते हैं? आप बात कर रही हैं 1948 के बाद, जब से स्टेट ऑफ इजराइल की स्थापना हुई थी, और 1950 में हमने रिकॉग्नाइज किया, डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1992 में बने थे उनके साथ। लेकिन मेन इशू इस समय यह है मैम कि किसको जीने का हक है। टेरिटोरियल डिस्प्यूट तो बहुत चलती रहती है, भारत और उसके पड़ोसियों के बीच में है, सुडान, दक्षिण सुडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहती हैं, लेकिन दोनों को जीने का हक है। इसीलिए 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए भारत हमेशा कहता रहा है कि ये एक हमारी पॉसिबिलिटी है, यही रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है। इजराइल भी इसको मानता है 2 स्टेट सोल्यूशन, हमास नहीं मानता इसको, कहते हैं इजराइल को यहाँ जीने का कोई हक नहीं। सो व्हाट हैपेंस देन? अगर इस टाइप की डाइवर्जेंस ऑफ ओपिनियन है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? मेरा ये मानना है मैम, इजराइल ने ठान लिया है कि हमास को मिटा देना, वो करके रहेंगे। 3 दिन 4 दिन का जो भी ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस है, उसको खत्म होते ही फिर जंग शुरू हो जाएगी, वो मिटा देंगे। उसके बाद क्या होता है ये आप देखिएगा। आपके जो बाकी पैनलिस्ट हैं, इनकी बुद्धि मुझसे कहीं ज्यादा है। हाजिक खान साहब, देखिए दीपक बोरा जी अभी जो बता रहे थे बिल्कुल सच बता रहे थे। आऊंगे अलीमुद्दीन साहब, हाजिक खान साहब बहुत देर से नहीं बोले, उन्हें बोल लेने दीजिए। दीपक बोरा जी सही बता रहे हैं कि 70वीं ईस्वी से लेके 1917 तक यहूदी वहां से बाहर रहे। 1948 के अंदर ये जब इनको दुनिया में रहने की जगह नहीं थी, और इनकी जो है ईसाइयों ने पिटाई की है। 90 लाख या 60 लाख जो यहूदी मारे हैं वो हिटलर ने मारे हैं, और लोगों ने मारे, मुसलमानों ने कभी भी इन्हें नहीं मारा। और मैं 636 ईस्वी में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहली बार इनको इजाजत दी आने की वहां पर। इससे पहले इनकी एंट्री भी नहीं थी। ये मुसलमानों ने कभी भी इनके साथ कत्ल गारतगरी नहीं करी। और मैं यहाँ पर जो 3 मज़ाहिब के लोग, ईसाई, यहूदी और मुसलमान, क़ब्ल अव्वल से मोहब्बत करते हैं, और यहाँ अंबिया किराम का मस्कन रहा है सारे। 1,24,000 हजरत